हेलो बच्चों। अगर आपका साइकोलॉजी का एग्ज़ाम कल है और सिर्फ एक ही वीडियो देखना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज़ साइकोलॉजी को कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन के साथ कवर करेंगे। मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एनसीईआरटी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। साइकोलॉजी इज a science that studies mental process, experience एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इस डेफिनेशन के चार कीवर्ड्स याद रखना। पहला है मेंटल प्रोसेस, यानी कि थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग हो गया और डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। और यानी जो भी काम हम अपने माइंड से करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि माइंड और ब्रेन सेम नहीं होते हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन होता है जबकि माइंड उस ब्रेन की मेंटल एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दोनों अलग हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब दूसरा आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हर इंसान के अलग अलग होते हैं, सब्जेक्टिव होता है। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है एक्सपीरियंस इज सब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस इज इंटरनल और कॉन्शियसनेस को के पार्ट भी होता है ये। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में टीचर डांट दे, एक स्टूडेंट मोटिवेट हो सकता है, दूसरा स्टूडेंट अपसेट हो सकता है। सिचुएशन तो सेम है लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है। अब बात करते हैं बिहेवियर की। बिहेवियर मतलब जो भी रिस्पॉन्स हम किसी स्टिमुलस के आंसर में देते हैं। बिहेवियर दो टाइप्स के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मतलब क्या होता है, जो बाहर से दिख जाए, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, लॉफिंग, क्राइंग। ये जो हंसते हैं, चलते रहते हैं इधर उधर, ये कुछ भी, ये सब हमारा ओवर्ट बिहेवियर है जो आउटसाइड होता है। फिर होता है कोवर्ट बिहेवियर जो डायरेक्टली नहीं दिखता, जैसे कि थिंकिंग, इमेजिनिंग, प्लानिंग, रिमेम्बरिंग। हर बिहेवियर के यही सब होता है। अब हर बिहेवियर किसी ना किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। जैसे एग्जांपल, टीचर क्लास में आए, ये स्टिमुलस है, और स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ये रिस्पॉन्स है। अब चौथा पॉइंट क्या आता है डेफिनेशन में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब साइकोलॉजी बिहेवियर को सिर्फ एक जगह नहीं पढ़ती है। घर में बिहेवियर अलग हो सकता है, स्कूल में अलग हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ अलग हो सकता है, ऑफिस में अलग हो सकता है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। साइकोलॉजी को दो तरीके से समझा जाता है, एज ए नेचुरल साइंस, एज ए सोशल साइंस। एज ए नेचुरल साइंस में क्या बोलता है, यहाँ साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और रिजल्ट वेरीफाई किया जाता है। इसी प्रोसेस को हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल भी कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अप्रोच होता है इवोल्यूशनरी अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग कुछ बिहेवियर्स इवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुए हैं, जैसे कि फियर, अटैचमेंट, पेरेंटल केयर। फिर आते हैं एज ए सोशल साइंस। इंसान कभी अकेले नहीं रहता है, उसकी फैमिली, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, सोसाइटी सब उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है रंजीता और शबनम का। दोनों सेम विलेज से ही थे लेकिन फैमिली इन्वायरमेंट अलग था, इसलिए पर्सनालिटी भी अलग डेवलप हुई। अब बात करते हैं साइकोलॉजी वर्सेस पॉपुलर नोशन की, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइकोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस। कॉमन सेंस और साइकोलॉजी सेम नहीं होते हैं। कॉमन सेंस पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। कॉमन सेंस पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है और साइकोलॉजी एविडेंस और रिसर्च पे होती है। साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिस्क्राइब बिहेवियर, टू एक्सप्लेन बिहेवियर और टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, और ज़रूरत पड़े तो टू मॉडिफाई बिहेवियर। अब डुएक्स का एक एक्सपेरिमेंट था 1975 में। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि डुएक ने दो ग्रुप्स बनाए थे। पहले ग्रुप को सिर्फ इजी क्वेश्चन दिए, दूसरे ग्रुप को इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन दोनों दिए। जब सेकंड ग्रुप फेल हुआ, उन्हें बताया गया कि फेलियर का रीज़न टैलेंट नहीं, एफर्ट्स की कमी थी। रिजल्ट, जिन स्टूडेंट्स ने एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस दी वो फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करने लगे।
मतलब कि लर्निंग सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या सीखे उन लोगों ने कि सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं होता है, एफर्ट है। एफर्ट करेंगे तभी सक्सेस मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। अब बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। अब इवोल्यूशन में अब साइकोलॉजी के डेवलपमेंट देखते हैं कहाँ से शुरू हुई। पहला होता है स्ट्रक्चरलिज्म। इसके फाउंडर थे विलियम वुड 1879 में, जर्मनी में। इन्होंने पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी मेथड साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप की थी। मेथड इनका क्या था, इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। फिर आता फंक्शनलिज्म। इसके फाउंडर थे विलियम जेम्स। अ, ये माइंड के स्ट्रक्चर पर नहीं, उसके फंक्शन पर फोकस करते हैं। फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट आइडिया है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब कि हम चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में नहीं, पूरी पिक्चर के रूप में देखते हैं। फिर आता है बिहेवियरिज्म। इसके फाउंडर थे जॉन वॉटसन। बिहेवियरिज्म कहता है कि सर सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करो, माइंड को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। फिर आता है साइको एनालिसिस। इसके फाउंडर थे सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने बोला कि बिहेवियर का मेजर रीजन होता है अनकॉन्शियस माइंड। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोल पर्सपेक्टिव। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट इसके कौन थे, मस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट की पोटेंशियल होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई, ये स्टडी करती है थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट कौन थे, पियाजे एंड विगॉट्सी। इनके अकॉर्डिंग नॉलेज टीचर ट्रांसफर नहीं करता है, स्टूडेंट खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई, 1916 में। कहाँ पे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई। इंपॉर्टेंट नेम्स कौन है, डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता, प्रोफेसर जी बोस। लेट 1970s में इंडिजिनाइजेशन शुरू हुआ। प्रोफेसर जी बोस किस लिए होते हैं, साइकोएनालिसिस के लिए बोल जाने जाते हैं इसमें इंडिया में। एन एन सेन गुप्ता एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन के लिए। और फेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन 1970s में शुरू हुआ, यानी इंडियन कल्चर और इंडियन वैल्यूज के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना। फिर आता है मेजर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। एक एक लाइन याद कर लो क्योंकि रिवीजन है ना ये। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम थिंकिंग और मेमोरी से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब सोचते हैं और दिमाग से रिलेटेड। फिर आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, मतलब कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जन्म से लेके ओल्ड एज तक डेवलपमेंट कैसे होती है, इससे रिलेटेड हम जब डिस्कस करते हैं तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आता है। सोशल साइकोलॉजी कब आती है, जब ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं, जब हम टीममेट्स, टीम बिहेवियर की, लोगों के रहने से कितना कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ये जब बात करता है सोशल साइकोलॉजी होता है। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स और काउंसलिंग से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है, वर्क प्लेस बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सबसे रिलेटेड हम जब बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, जब टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड हम पढ़ते हैं तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर में आता है वो। फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जब स्पोर्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हो या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जब साइकोलॉजी को ऐड करना है तब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काम आता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। साइकोलॉजी बहुत सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। मेडिसिन, मेंटल हेल्थ। मेडिसिन में क्या है, मेंटल हेल्थ। इकोनॉमिक्स से क्या हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर। फिलॉसफी से क्या है, नॉलेज और ह्यूमन नेचर, यहीं से। मास कम्युनिकेशन से क्यों जुड़ी हुई है, एडवर्टाइजमेंट और मीडिया इन्फ्लुएंस, ये भी साइकोलॉजी के ही अंडर में आता है, मतलब कि इससे कैसे हम इन्फ्लुएंस होता है हमारा बिहेवियर। म्यूजिक थेरेपी भी इसी से रिलेटेड है। फिर साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो साइकोलॉजी सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होता है, ये हमारे हेल्प करती है बेटर मेमोरी के लिए, स्टडी हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में भी काम आता है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है, हेल्दी रिलेशनशिप में काम आता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो चुका, और सोशल प्रॉब्लम जैसे वॉयलेंस, एडिक्शन, पॉवर्टी जैसे सिचुएशंस को समझने में भी काम आता है।
तो एक बार सारे कीवर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? मेंटल प्रोसेस प्लस एक्सपीरियंस प्लस बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस प्लस एक्सपीरियंस प्लस बिहेवियर। तो साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन में क्या आता है? इसको नेचुरल साइंस भी कहा जाता है, सोशल साइंस भी कहते हैं। नेचुरल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस पे भी बात करता है, साइंटिफिक मेथड्स पे भी बात करता है, ऑब्जेक्टिव होता है और इसका अप्रोच काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, साइंटिफिकली होता है। और सोशल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमंस पे बात करता है, सोशल बीइंग्स होते हैं, तो इसलिए ये भी कहा जाता है। साइकोलॉजी का पॉपुलर नोशन क्या है? कि कॉमन सेंस होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव स्टडी और साइंटिफिक स्टडी होती है, तो ये हम कॉमन सेंस रिलेट नहीं कर सकते। और बिहेवियर कैसा होता है? ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट मतलब आउटसाइड जो हमें दिखता है, कोवर्ट मतलब जो हम इनसाइड होता है, जो नहीं दिखता हमें। और ड्वेक एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था? एफर्ट से रिलेटेड था। 1879 में किसका शुरुआत हुआ था? स्ट्रक्चरलिज्म का। किसने शुरू किया था? विलियम वुड ने। इंट्रोस्पेक्शन किसने दिया? स्ट्रक्चरलिज्म ने। विलियम जेम्स का क्यों कौन सा था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में? फंक्शनलिज्म। वॉटसन बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थे। फ्रॉइड साइकोएनालिसिस है। 1916 में क्या हुआ था? फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया। जी बोस किससे रिलेटेड है? हमारे इंडिया में साइकोएनालिसिस से रिलेटेड है। इंडिजिनाइजेशन कब हुआ हमारे इंडिया में? और लेट 1970s में। तो बस इतना रिवाइज कर लो, चैप्टर 1 से रिलेटेड लगभग हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। और अगर ये रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।